देखो, अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉज, तो हिंदू कानून के अनुसार यदि हम देखें तो यदि कोई राजा है, यदि कोई शासक है ना, इंडियन किंग यदि है, यदि उसका कोई संपत्ति का, उसकी संपत्ति का यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं से भी किसी पुरुष को वो गोद ले सकता था, है ना। यानी कि जाहिर सी बात है यार, अगर किसी राजा की अगली संपत्ति का कोई वारिस नहीं है तो उसको गोद लेने का अधिकार था अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से आज भी विद्वान है ना, और उस समय भी यही था अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। लेकिन इसमें अगर कोई राज्य, है ना, मान लीजिए ये कोई राज्य है, ये मान लीजिए कोई राज्य है, यहाँ पे कोई एक शासक बैठा है ना, और ये राज्य जो है, हम जानते हैं कि 1848 तक जो राजनीतिक जो सत्ता किस पर थी, किस पे डिपेंड थी या किसके हाथों में थी, तो ब्रिटिश के, पूरी तरीके से ब्रिटिश के हाथों में आ गई है ना। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी 1857, अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कहेंगे, ऐसा कहेंगे हम लोग, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और ब्रिटिश सीधे सत्ता पर आ जाएंगे, ठीक है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हाँ, ब्रिटिश का रोल था, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता में आ चुके थे यहां तक। अब यदि ब्रिटिश यहाँ पे पैरामाउंट पावर है, ये पैरामाउंट पावर है, ठीक है, पैरामाउंट पावर का मतलब सर्वोच्च शक्ति भारत में, और इसके अधीन यदि कोई राज्य है, ठीक है, और उस राज्य में जो राजा है, जो किंग है, उसकी कोई भी उसकी संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है ना, उसकी संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको तो अधिकार है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ कि वो बाहर से किसी को गोद ले सकता है। अब लॉर्ड डलहौजी ने ये अपनी कूटनीतिक चाल से ये सोचा, या ये इसने अपना जो भी है वो किया, कि अगर मैं, यानी कि पैरामाउंट पावर ब्रिटिश है, और अब राजा को गोद लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश की, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश की। और यदि लॉर्ड डलहौजी अब इस परमिशन को यदि मना कर देगा कि नहीं, आप गोद नहीं ले सकते, तो एक प्रकार से जब गोद नहीं लेगा तो वो आगे आने वाले उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकारी है वो आएगा ही नहीं, ना उसका आगे वंश पूरा बढ़ पाएगा आगे। इस प्रकार से वो राज्य जो है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, राज्य तो समाप्त होने की कगार में आ जाएगा, और इस प्रकार से ब्रिटिश पूरी तरीके से इस राज्य पर कब्जा कर लेंगे। इस सिद्धांत को कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही प्रयोग करके लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्यों का विलय किया। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, कंटेंट पे देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, वन कैन अडॉप्ट अ सन इन केस ऑफ नो मेल हायर टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। वो अडॉप्ट कर सकता था एक सन बाहर से, ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तब। बिग क्वेश्चन इज डैट, बड़ा प्रश्न ये था कि अगर कोई स्टेट सबऑर्डिनेट टू द पैरामाउंट पावर, अगर कोई राज्य किसी सर्वोच्च शक्ति के अधीन है, तब उस कंडीशन में गोद लेने के लिए भाई परमिशन टू द ब्रिटिश की परमिशन लेनी होगी। और अकॉर्डिंग टू डलहौजी, इफ सच परमिशन वाज रिफ्यूज्ड, अगर इस प्रकार की परमिशन को मना कर दिया गया तो भाई स्टेट वुड लैप्स, जो राज्य है वो समाप्त हो जाएगा, देयर बाय बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, इस प्रकार वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाएगा, उसका एनेक्सेशन कर दिया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस सिद्धांत को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका इस्तेमाल करा लॉर्ड डलहौजी ने, और सतारा हो गया, झांसी, नागपुर, इन सब स्टेट को इसी सिद्धांत के जरिए उसका एनेक्सेशन किया गया, उसका विलय किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को आगे जाके ब्लेम भी किया गया, इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी पे इल्जाम लगाया गया था कि भाई इसने गलत तरीकों से राज्यों का एनेक्सेशन किया, है ना, यूजिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, व्यापगत के सिद्धांत का इस्तेमाल करके इन्होंने कहीं ना कहीं राज्यों का दमन किया, ठीक है। और एक प्रकार से जो व्यापगत का सिद्धांत है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लिया भारत के अंदर, है ना।
लेकिन खैर 1857 के विद्रोह के बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसको वापस ले लिया जाता है, इस सिद्धांत को वापस ले लिया जाता है।